जैसे आजादी से पहले 1947 से पहले हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे। ब्रिटेन के जो व्यापारिक हित थे उनको साधने के लिए हमारे यहाँ ये सारे काम होते थे, हमारे सारे निर्णय होते थे। उसी तरह से अमेरिका के व्यापारिक हित को ही मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे निर्णय हो रहे हैं। हमें क्या खाना है, हमें किससे बात करनी है, हमें कब युद्ध शुरू करना है, हमें कब युद्ध बंद करना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अब अमेरिका हमें बताता है। और हम उसके ऊपर एक बार भी अपनी थोड़ा सा भी, हालांकि इससे अच्छा तो आजादी से पहले जब देश गुलाम था तो एक मुट्ठी भर लोग इस पे हल्ला तो मचाते ही थे कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में भारत की तरफ से जो भारत के आधिकारिक लोग हैं जिनको इस पे बोलना चाहिए, जिसकी वजह से देश ने उनको चुना है, वो मुंह पे पट्टी लगा के बैठ गए हैं और पूरी तरह से भारत को के सारे निर्णय, भारत का सारा जो मतलब आने वाला फ्यूचर है वो पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में सौंप दिया गया है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये किस रेफरेंस से बात कर रहा हूं वो वाला एक मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। वो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एनर्जी एजेंडा हैज रिजल्टेड इन oil and gas production reaching the highest levels ever recorded. To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. This deliberately short-term measure will not provide significant financial benefit to the Russian government, as it only authorizes transaction involving oil already stranded at sea. दो चीजें हैं जो सीधे सीधे हमारे और आपकी भाषा में बात करें। अमेरिका ने भारत को ये छूट दी है। आप कौन छूट देने वाले होते हो ये नहीं पता। मैंने आज से मैं कहूं, मैं के राय साहब को छूट दी है कि आप एक हफ्ते तक जाके कोर्ट में अपना काम कर लीजिए और उसके बाद ही खबरदार और काम किया। तो कुछ इस तरह का काम अमेरिका कर रहा है कि उसने एक महीने की छूट दी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो अब बहुत से आयाम आ रहे हैं। कुछ विद्वान जनों का ये कहना है कि सारा ये जो लड़ाई ही है ये अमेरिका की एनर्जी को कंट्रोल करने की लड़ाई है कि किस तरह से वो तेल पे नियंत्रण करे। हालांकि एक पक्ष का कहना यह है कि 10 साल बाद ये फॉसिल फ्यूल जो है, जो ये तेल है, ये इसका कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा, सब सोलर। लेकिन जब वो आएगा तब आएगा। लेकिन आज की तारीख में अभी भी गांव में जो मिट्टी का तेल होता था वो अभी भी बिकता है और गांव में अभी भी लोग मिट्टी का तेल की ढिबरी जलाते हैं। तो हमारा जो देश 150 करोड़ का है उसमें जब सोलर आ जाए, चाहे न्यूक्लियर आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, मुझे नहीं लगता है कि अगले 10, 20, 25 साल में आप पेट्रोल और उसको बाहर कर देंगे। ये चीजें जरूर हो सकती है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो एक सोलर का आजकल एक नया वो चला है, उस पर चर्चा फिर कभी, कि हर आदमी अपनी छत पे सोलर लगवा रहा है, उसमें उसको पैसा कितना वापस मिलता है। उसमें घूस 40% का घूस है, बढ़िया घूस है। मतलब बाकी जगहों पे घूस 5, 10, 20% है, इसमें 40% तो सीधे ही सीधे घूस दे देता है। तो वो एक घूस का अच्छा सोलर का मामला हमने कर रखा है और वो भी सब चाइना का माल आके लगाया जा रहा है। मैं के राय साहब शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं कि टेक्निकल बातों के लिए मैं संजय गधाले साहब के पास जाऊंगा, बिकॉज ही विल टेल अस कि इसका एनर्जी, ये जो ट्रेड होता था ईरान रशिया, पहले इराक ने ये गलती की कि उसने कहा था कि आपकी करेंसी में हम आपको दे देंगे, ये डॉलर में नहीं होना है, और इसी की वजह से सारा कुछ झगड़ा चल रहा है। मैंने कल ऐसी टेबल देख रहा था, मैंने कल इस पे एक शो भी किया था और उसमें बिल्कुल एक चीज साफ है कि दुनिया का, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, एक छोटा सा क्रूड ऑयल कंजम्पशन जो पूरी दुनिया का है बैरल पर डे है, उसमें जो एक नंबर पे है वो यूनाइटेड स्टेट्स 19 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन है और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1,90,00,000 बैरल पर डे का कंजम्पशन केवल अमेरिका करता है। डॉक्टर संदीप, फिर आपसे मैं क्योंकि इनसे मैं दूसरा प्रश्न था मेरा संजय जी से, आपसे मेरा फिर वही प्रश्न वापस है कि ये केवल अमेरिका के ही हम वो नहीं,
जब अमेरिका इस तरह से ट्रीट कर रहा है तो बाकी लोगों के सामने भी हमारी बार्गेनिंग पावर कम हो जा रही है। अब हम उस ताकत के साथ जाके उनसे बात नहीं कर पाते हैं किसी भी देश से। हम ब्रिक्स से बाहर निकल आए हैं। हम जो बाकी वर्ल्ड फोरम्स थे वहां हमारी कोई ताकत ही नहीं रह गई है। हम अपने को या तो जब वोट होता है तो एब्सटेंड करने लगे हैं बहुत से इधर, और खास करके ईरान और इजराइल अमेरिका की वॉर के बाद तो हमने अपने को कहीं का नहीं रखा। हम बिल्कुल अमेरिका के ऐसे पिट्ठू के रूप में आ रहे हैं जो मतलब क्या बोलेंगे उसमें। मैं उसमें जो अभी हाल में अमेरिका रोज अपने को बेइज्जत कर रहा है उसके बारे में एक चीज, बाकी तो प्राइस ज्यादा होंगे कम होंगे वो तो होता ही रहेगा। जी, आप सभी को नमस्कार। एक्चुअली कोई भी रिलेशन जो है वो सम्मान से चलता है, और जब सम्मान की बात ना हो तो इसी तरह का संबंध चलता है जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। भारत फिलहाल बराबरी के मामले में नहीं है अमेरिका के सामने या इजराइल के सामने, और ये दो देशों की जो गुंडागर्दी चल रही है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, जिस तरह की ये लोग एक तरह की इन्होंने जिस तरह से कब्जे की शुरुआत कर दी है, निकोलस मादुरो को वहां पे कब्जा किया, किसी ने बोला तक नहीं, और ईरान पे हमला होता है 28 फरवरी को। भारत जो है वो 5 मार्च को कहता है कि हम आयतुल्लाह खुमैनी की हत्या की निंदा करते हैं या हम उस पर खेद प्रकट करते हैं। सोचिए 6 दिन बाद, ये आपकी विदेश नीति है। ये विदेश नीति पता नहीं कौन वो लोग हैं जो तय कर रहे हैं, और वो किस तरह की विदेश नीति पर काम कर रहे हैं। सही बात है कि 50% तेल हमारा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां से आता है, और अगर हमारे पास वैसे भी 1.5 महीने, मुश्किल से 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक के तेल है, और 50% तक का तेल आता है। यहाँ जब तेल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज तेल से जुड़ी हुई है, सब कुछ, हर चीज बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या भारत तैयार है? भारत की इकोनॉमी पहले ही इनके जो डेटा हैं वो मैनिपुलेटेड हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं वहां पे। कई विश्व की एजेंसीज ने डांटा था भारत सरकार को। भारत के जो लोग हैं जो डेटा देते हैं, जो भारत की जीडीपी का डेटा देते हैं, जो भारत की जो तमाम तरह की जो डेटा दिया जाता है, उस पे उसने कहा कि आपका डेटा ही खराब है और सी ग्रेड का है। और वैसी स्थिति में भारत से दिया जाने वाला डेटा कितना सही है, कितना गलत है, भारत की इकोनॉमी किस हालत में है। आप देखिए अपने आसपास कि होली कितने लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है, कितना व्यापार हुआ है, और क्या हो रहा है। भारत की इकोनॉमी पिछले 2014 से लेके और अभी तक क्या हालत है उसकी, बहुत ही बुरा हाल है। और जिस करप्शन की ये बात करते हैं, जिन लोगों की ये बात करते हैं, जिनको इन्होंने लिटरली पूरा देश दे दिया है, उन लोगों ने क्या किया है इस देश में। उनके खिलाफ एफआईआर है, जिसको भारत सरकार कभी उस पर चर्चा नहीं होने देती है पार्लियामेंट में। वो उनको बचाने पर तुली हुई है। क्यों बचाने पर तुली हुई ये नहीं बताती है। वो ये नहीं बताती है कि MM नरवणे की किताब छप चुकी है, लेकिन वो क्यों नहीं मार्केट में आ रही है, उसको परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। MM नरवणे ने जो बातें की थी, क्या वो प्रधानमंत्री ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था या नहीं दिया था, उस पर हाँ या ना में जवाब दिया जाना चाहिए। क्या पार्लियामेंट को चलाने वाले जो उनके स्पीकर हैं वो क्यों एक तरह से विपक्ष के नेताओं को मैन हैंडल करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्या भारत की पार्लियामेंट में इस तरह का कभी कोई इतिहास रहा है? भारत के राज्यपाल जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं अभी भारत के राज्यों में, इन्होंने कुछ अपने इस तरह के लोग बना रखे हैं जिनकी न्यूसेंस वैल्यू है। RN रवि को तमिलनाडु में जो काम करना था कर चुके हैं, बंगाल भेजा गया है ताकि वो जयदीप धनखड़ वाला काम करें। हालांकि इस तरह का काम करने वाले लोगों का हश्र भी सामने है। RN रवि के सामने भी वही हश्र आएगा, क्योंकि वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनकी भी हश्र ऐसी ही होनी है। क्योंकि जहां इस्तेमाल किया जाए लोगों को, वहां आपको कुछ मिलना नहीं है। हालांकि ये लोग बहुत सारे लाभ में हैं, लेकिन वो लाभ अंत में फिर हानि में बदलेगा। तो बहरहाल भारत की जो विदेश नीति है, जो चीजें जिस तरह से डील की जा रही हैं, जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जब अमेरिका डांटता है चाइना के पास चले जाते हैं, चाइना थोड़ा सा शुरू होता है तो आप रसिया के पास भागते हैं, रसिया जब टफ होता है तो आप आके घर में दुबक जाते हैं, घर में दुब के रहते हैं, फिर अमेरिका पुचकारता है, फिर उधर भागते हैं। और आपके एंकर्स वो तो माशाअल्लाह है, वो कहते हैं कि आज से 45-46 साल पहले ईरान में अमेरिका की एम्बेसी हुआ करती थी। कल आज तक की अंजना कश्यप ने खबर चलाई कि अमेरिका के एम्बेसी के 66 कर्मचारियों को किडनैप कर लिया गया है। एक्चुअली उनको थोड़ा सा भी उनके पास सामान्य ज्ञान नहीं है कि 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में, तो उसकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया गया था। तब से ईरान में उनकी, अमेरिका की मतलब कोई एम्बेसी है ही नहीं। और उस समय स्वीडिश और कैनेडियन एम्बेसी के लोगों ने अमेरिका के लोगों की जान बचाई थी।
तो कुल मिला के भारत का गोदी मीडिया, भारत का प्रशासन, भारत का शासन अजीबोगरीब एक माने मूर्खता के अज्ञान लोक में डूबा हुआ है, और उसी का असर है जी, उसी का असर है कि भारत में मतलब इस तरह की चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ना कोई विदेश नीति है, ना कोई अर्थ नीति है, ना कोई समाज में कोई कोई इस तरह की चीजें दिख रही हैं जिससे भारत विश्वगुरु बने। आप बाहर जाके जो धनी मुस्लिम हैं उनके पैर पकड़ते हैं, उनसे गले मिलते हैं। भारत में मुसलमानों को आपको टारगेट करना है, उनको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना है ताकि आपको हिंदुओं का वोट मिले एक बल्क में। ये आपकी नीतियां हैं। जिस देश में, जिस समाज में पीस नहीं होगा वहां प्रगति कैसे होगी, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो मुंह बाय खड़ा है, और इनका इनके सामने कोई जवाब नहीं है। भारत लगातार रसातल में जा रहा है, और रही बात इनके आंकड़ों की, तो वो इन्हीं की तरह झूठे हैं। जी जी।